सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ एंड साइंस सिंप्लीफाइड। आज जो है हम क्लास 10 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो इसमें पहले तो मैं थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस करूँगा। प्रैक्टिस सेट 1 जो है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे 5.1। उसके रिलेटेड थ्योरी जो हमें उसमें यूज़ आएगी वो वाले प्रैक्टिस सेट में, वो मैं आज के लेक्चर में डिस्कस करूँगा और अगले लेक्चर को हम थ्योरी के लिए रखेंगे। यहाँ पे मैं खुद के मन से जो चीज़ें बताऊँगा उसके लिए एक दो ऐसे इलस्ट्रेशंस ले सकता हूँ, बट प्रैक्टिस सेट जो है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज जो है मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाला हूँ। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th में जो पढ़ रखी थी उसकी कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। वैसे तो सबको याद ही होगी, बट फिर भी मैं एक बार रिकैप करा देता हूँ जल्दी से। वर्टिकल एक्सिस को हम वाई एक्सिस कहते हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ये कन्वेंशन है बस अभी के लिए। हो सकता है आगे 11th-12th में आप इसको जेड कह दो, इसे एक्स कह दो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट फ़िलहाल के लिए अभी जितना ज़रूरी है उतने में इतना ही पता रखो। इसे जो है हम एंटी क्लॉकवाइज क्वाड्रेंट लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। इस वाले क्वाड्रेंट में जो है कोई भी पॉइंट अगर आप यहाँ पे लोगे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग लाई कर रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका पॉजिटिव होगा जो भी होगा। मान लो कुछ एक्स है, एक्स कॉमा वाई अगर इसके कोऑर्डिनेट्स हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी इसका पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है। ये वाई हो गया। तो ये जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं। कोई भी पॉइंट अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हो तो एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, जिसे हम एब्सिसा और ऑर्डिनेट भी कहते हैं, ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। तो इस कोऑर्डिनेट के लिए साइन स्कीम पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव लेते हैं। फर्स्ट जो है हम एक्स एक्सिस के लिए लेते हैं, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, और सेकंड वाई कोऑर्डिनेट के लिए। सिमिलरली इसमें जो है माइनस कॉमा प्लस हो जाता है, इसमें जो है माइनस कॉमा माइनस हो जाता है और इसमें प्लस कॉमा माइनस। इसमें माइनस कॉमा प्लस क्यों? क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट जो है इस यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट लोगे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा, क्योंकि वो नेगेटिव एक्सिस के तरफ है, नेगेटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस के तरफ है। और वहीं पे वाई कोऑर्डिनेट लोगे तो वो पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे माइनस पहले क्यों क्यों आया? क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हम यहाँ पे पहले लिखेंगे, और यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्योंकि पॉजिटिव था तो यहाँ पे पहले हमने प्लस लिखा। ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे माइनस प्लस लिख दिया, यहाँ पे प्लस माइनस लिख दिया, ऐसे नहीं कर सकते हैं। ये ब्रैकेट जब हम डालते हैं तो यहाँ पे हम एक्स कोऑर्डिनेट के लिए साइन लिखते हैं। तो ये साइन स्कीम आपको पता होनी चाहिए। इतना बैकग्राउंड इनफ होगा हमारा चैप्टर स्टार्ट करने के लिए मेरे हिसाब से। और जो अलग अलग चीज़ें होंगी जो आपने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ रखी होंगी वो तो आपको वैसे याद ही होगी। ये चीज़ हो सकता है कोई भूल गया हो तो उसे मैंने बस याद दिला दी, और कोई अगर मुझे लगा बाद में जब मैं पढ़ा रहूँगा कि कोई चीज़ मुझे बतानी चाहिए तो वो मैं बता दूँगा। तो फ़िलहाल के लिए हम अब चैप्टर्स के मेन टॉपिक पे आते हैं। तो मोस्टली अभी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं उसमें हम स्ट्रेट लाइंस के लिए ही बस थ्योरी पढ़ रहे हैं। उसमें जो है दो ही आपको मोस्टली टॉपिक्स है, एक तो डिस्टेंस फार्मूला है और एक सेक्शन फार्मूला है। वैसे तो आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बुक्स में जो है ऐसे करके डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स करके टॉपिक है, फिर उसमें पहला एक सेक्शन दिया है जिसमें अगर 2 पॉइंट्स कोई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस निकालना, फिर एक्सिस के पैरेलल, वो सब दिया हुआ है। बट वो सब मेरे हिसाब से कोई ज़रूरी नहीं है। हम सीधा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के लिए फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे डिराइव करेंगे, और फिर उसके बाद मैं आपको वो जो उसमें दिया हुआ है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँगा। उसकी उतनी ज़रूरत नहीं है, ये आपको खुद समझ में भी आ जाएगा। कोऑर्डिनेट्स हम किस तरीके से लेते हैं उस सब का तो आपको आइडिया होगा ही 9th क्लास में, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा किया हुआ है हमने। तो ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, एक्स वाई। ये मान लो कोई पॉइंट हमारे पास ए है और ये मान लो कोई पॉइंट हमारे पास बी है। ए के कोऑर्डिनेट्स x1 कॉमा y1 है, ये इसका x कोऑर्डिनेट है, ये इसका y कोऑर्डिनेट है। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 कॉमा y2।
तो हमें क्या निकालना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस यही होगा, यही हमें ए बी, ये ए बी हमें निकालना है। तो ये ए बी हम किस तरीके से निकालेंगे, तो वो मैं डिराइव कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से पहले तो एक परपेंडिकुलर ऐसे करके नीचे गिराओ। हम क्या ट्राई करेंगे कि यहाँ पे हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल फार्मूला, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे हम फॉर्म करें, क्योंकि अगर यहाँ पे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लिया तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर पाएंगे, और पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम ये ए भी निकाल पाएंगे। तो उसके लिए मैं कुछ चीज़ें कर रहा हूँ। पहले तो ए से एक परपेंडिकुलर गिराओ एक्स एक्सिस पे, फिर सिमिलरली बी से भी एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे इस तरीके से गिराओ। पहले ए से एक परपेंडिकुलर गिराया एक्स एक्सिस पे, फिर बी से एक परपेंडिकुलर गिराया एक्स एक्सिस पे। फिर ये जो लाइन है जो हमने ए से परपेंडिकुलर गिराने के लिए यूज़ किया एक्स एक्सिस पे, उस पे बी से ऐसे करके एक परपेंडिकुलर गिरा दो कुछ इस तरीके से, और इस पॉइंट को लेट से सी कह दिया हमने। तो ये जो ए बी सी करके हमारे पास एक ट्रायंगल बना है, या ए सी बी करके, ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर हमें इसमें ये जो डिस्टेंस है ये, और ये जो डिस्टेंस है ये और ये, अगर ये और ये पता चल जाए तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम आराम से ये निकाल सकते हैं, और ये हम आराम से पता कर सकते हैं। किस तरीके से, देखो पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि ये पॉइंट यहाँ पे है और इसका एक्स कोऑर्डिनेट अगर x2 है, तो इसका ये मतलब है कि अगर हम ओरिजिन से इस पॉइंट का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस निकाले तो वो x2 होगा। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। तो इससे अगर हम इसके एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस निकाले तो वो x2 होगा। तो ये बी पॉइंट का ओरिजिन से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस x2 हो गया। सिमिलरली ये जो हमारा ए पॉइंट है, इसका डिस्टेंस कितना हो गया, इसका हो गया x1। ओरिजिन से ए पॉइंट का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस x1 हो जाएगा, क्योंकि उसका एक्स कोऑर्डिनेट x1 है। ये चीज़ें 9th में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। फिर साथ ही में अगर हम इसका y कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो ये हो जाएगा y2, करेक्ट, और ये क्या हो जाएगा y1। ये हमारा y1 हो जाएगा और ये हमारा y2 हो जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ पे ये और ये निकालना चाहें तो इजीली निकाल सकते हैं। ये अगर पूरा y1 है और ये y2 है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, y1 माइनस y2। ये समझ में आ रहा है ना, ये पूरा y1 है और ये y2 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा, y1 माइनस y2। सिमिलरली ये यहाँ पे x2 है और ये यहाँ पे x1 है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो अब जो है अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें तो ये हम आराम से अब निकाल सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी हमें पता है, ए सी क्या है, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, ए बी स्क्वायर। तो अब अगर हम ए बी निकालना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यही हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। अगर हमें एक कार्टेशियन प्लेन पे, कार्टेशियन प्लेन हम इसे कहते हैं, पढ़ा होगा 9th में, कार्टेशियन प्लेन पे कोई भी दो पॉइंट्स गिवन हो और उनके बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है, तो हम इजीली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर ये डेरिवेशन समझने में किसी को भी कोई दिक्कत आ रही हो तो वो सिंपली ये रिजल्ट को याद रख सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको हो सकती है खटक रही हो कि यहाँ पे ये x2 माइनस x1 है और यहाँ पे ये y1 माइनस y2, ऐसा क्यों है। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इसे x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो, इसे y2 माइनस y1 भी लिख सकते हो। अब ऐसा क्यों है वो मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर यहाँ पे आपके पास मान लो दो नंबर्स हैं 5 और -3, ये दो नंबर्स हैं आपके पास, और ये y1 है, ये y2 है। ये मान लो ये y1 हमारा 5 है और ये y2 हमारा -3 है। तो आप अगर y1 में से y2 को घटाओगे, 5 माइनस -3 करोगे, तो ये क्या आ जाएगा, +8। तो इसका अगर आप स्क्वायर लोगे तो वो क्या आएगा, 64 आएगा।
ये समझ में आया, ठीक है। अब अगर आप y2 माइनस y1 करो तो वो क्या होगा, -3 - 5, वो क्या हो जाएगा, -8। अब वहाँ पे अगर वापस -8 का भी स्क्वायर करोगे तो वो भी तो आपका 64 ही आएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाएगा, और 8 × 8 64। तो आप यहाँ पे माइनस मतलब हमने अगर y1 माइनस y2 करके स्क्वायर लिया तो भी सेम नंबर ही आ रहा है, और y2 माइनस y1 करके पूरे का स्क्वायर लिया तो भी सेम नंबर आ रहा है। तो ये जो y2 और y1 और यहाँ पे x2 और x1 है, ये दोनों इंटरचेंज किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर एक स्क्वायर टाइप का लग चुका है। तो एक तरीके से इसमें क्या हो रहा है, ये मॉड्यूलस जैसा कुछ फॉलो कर रहा है। अब मॉड्यूलस मतलब क्या होता है वो आपको पता ही होगा, वैसे मैं एक बार और बता देता हूँ। एब्सोल्यूट वैल्यू आपने पढ़ रखा होगा 9th में। जैसे हमें अगर ऐसे दिया हुआ है, ऐसे एक डंडा है, उसके बीच में कोई नंबर है, तो अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर ही आ जाएगा। और वहीं पे अगर उसके अंदर एक नेगेटिव नंबर है, मान लो -3 है, तो -3 के आगे एक और माइनस लग जाएगा तो वो आपका 3 बन जाता है। मतलब इसके अंदर अगर एक नेगेटिव नंबर भी आपको दिया होगा -6 -7, तो वो लास्ट में जाके पॉजिटिव उनके फॉर्म में आ जाएंगे। मतलब हमें एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी जाती है, मैग्नीट्यूड पूछा जाता है, साइन को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कोई इसके अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उसके आगे नेगेटिव साइन लगा के ऐसे निकाल सकते हो। तो अगर हमें कहा जाए कि मॉड x में अगर x आपका पॉजिटिव है, सॉरी, ये मॉड x में अगर x आपका पॉजिटिव है तो मॉड x के इक्वल हो जाएगा। वहीं पे अगर मॉड x में आपका x नेगेटिव हो गया, मॉड x में अगर x इज़ नेगेटिव, तो मॉड x आपका माइनस ऑफ x हो जाएगा। अब अगर ये नेगेटिव नंबर है तो माइनस माइनस मिलके तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो लास्टली क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव ही आएगा। जैसे यहाँ पे मान लो ये x है, तो x यहाँ पे नेगेटिव है, तो अगर हमें इसका मॉड्यूलस निकालना है तो हम एक माइनस इसके साथ बाहर लगा देंगे, तो माइनस माइनस मिलके पॉजिटिव नंबर ही हमें लास्ट में मिलेगा। तो स्क्वायर लगाने पे भी कुछ ऐसा ही सा काम हो जा रहा है। इसमें अगर हम घटा के अंदर -8 आ जाए, या अब ये तो समझ में आता है कोई भी दो नंबर्स हैं उनका डिफरेंस लेंगे अगर हम, तो बस दोनों को उलट पुलट अगर कर दे तो उनके बस साइन में डिफरेंस आएगा, मैग्नीट्यूड में डिफरेंस नहीं आएगा। 2 - 3 करो या 3 - 2 करो, ये पे तो -1 आ रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर तो सेम ही हो जाएगा, बस यहाँ पे साइन का डिफरेंस आता है, नहीं तो आता तो यहाँ पे 1 ही है। तो वैसे ही -8 और 8 इन दोनों का स्क्वायर जो है वो तो 64 ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप इंटरचेंज करके भी लिखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी, ये नोट आप कर लेना बाजू में कहीं पे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। साथ ही में इसे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि अंदर जो भी नंबर आएगा वो लास्ट में स्क्वायर ही हो जाएगा, तो एक सेम ही नंबर आ जाएगा, क्योंकि y1 - y2 और y2 - y1 दोनों में बस साइन का डिफरेंस है, एक इसमें पॉजिटिव और एक इसमें नेगेटिव होगा, तो लेकिन स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में सेम ही नंबर मिल जाएगा, है ना। तो बहुत ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ओवर एक्सप्लेनेशन कर दिया, लेकिन आपको ये समझ में आ ही गया होगा। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे अगर x2 आया तो यहाँ पे भी y2 आना चाहिए, ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे y1 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो होप करता हूँ ये डिस्टेंस फार्मूला का कॉन्सेप्ट तो समझ में आया होगा, और यहाँ पे जो मैंने इतने देर से चीज़ समझाने की कोशिश की ये भी समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब जो है, जो आपके बुक में वो दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट्स है तो उनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकाले, तो उसमें भी कोई अलग सी चीज़ नहीं है, बहुत ही ईजी सी चीज़ ही है वो। यहाँ पे मान लो, यहाँ पे अगर आपको किसी क्वाड्रेंट में दो पॉइंट्स अलग अलग जगह देने के बजाय दो पॉइंट्स आपको किसी एक एक्सिस पे ही दिए जाते, मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट ए दे दिया जाता और यहाँ पे कोई पॉइंट बी दे दिया जाता, तो ये तो पता ही है। हाँ, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ पिछले क्लास की, किसी भी अगर आप ये कार्टेशियन सिस्टम में एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट ले रहे हो, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, मतलब x,0 कुछ होगा। वहीं पे वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस पे अगर आप कोई पॉइंट लोगे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा।
क्योंकि इसने एक्स के अलोंग कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं की है, एक्स एक्सिस के अलोंग ये जो पॉइंट है इसने कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं की है, ये बस सीधा सीधा ऊपर जा रहा है। वहीं पे जब कोई पॉइंट ऐसे करके मूव करता है तो ऐसे करके मूव करने पे जो है वो थोड़ा सा एक्स एक्सिस के अलोंग भी कोई डिस्टेंस कवर करता है और साथ ही में वाई एक्सिस के अलोंग भी डिस्टेंस कवर करता है, इसलिए उसका कोऑर्डिनेट कुछ x1, y1 ऐसे करके आता है। और वहीं पे इस वाले केस में एक्स एक्सिस पे क्यों वाई कोऑर्डिनेट 0 है, क्योंकि इसका y के अलोंग इसने कोई डिस्टेंस ही नहीं कवर किया है, ये बस x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, तो इसने x एक्सिस के अलोंग ही कुछ डिस्टेंस कवर की है और वो कितनी की है, x कवर की है, इसलिए इसका x कोऑर्डिनेट x है। तो ये समझ में आना चाहिए कि ये पॉइंट एक दिमाग में रखना है कि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का 0 होगा और y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो वैसे ही यहाँ पे a और b हैं, ये पॉइंट्स कौन से एक्सिस पे हैं, x एक्सिस पे है, तो इनका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो कुछ इसका x1, 0 होगा और इसका कुछ x2, 0 होगा। तो अगर आपको इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो ये तो हम बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं, हमें अगर डिस्टेंस फार्मूला ना भी पता हो तो सिंपल लॉजिक से हम निकाल सकते हैं, जो हमने डिस्टेंस फार्मूला निकालने के लिए अप्लाई किया वही लॉजिक से। ये डिस्टेंस x2 है, ये डिस्टेंस x2 है b तक और ये डिस्टेंस x1 है, तो ये बची हुई डिस्टेंस ज़रूर x2 - x1 होगी, है ना। तो एज अ फॉर्मूला अगर आपको याद रखना है, कोई भी एक्सिस पे दो पॉइंट्स दिए हैं तो आप ऐसे याद रखो, ए बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ x2 - x1। अभी मॉड लगाने का क्या मतलब हुआ, अगर आपको ना पता हो कि x2 और x1 में कोई बड़ा है, कौन सा बड़ा है, तो आप कैसे भी लिख दो, इसे आप x1 - x2 का मॉड लिख दो, क्योंकि मॉड लेने पे तो पॉजिटिव वैल्यू ही हम लास्ट में कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें पता था कि ये जो है x2 ये बड़ा है x1 से, इसलिए यहाँ पे ये डिस्टेंस x2 - x1 आई। अगर हमें किसी केस में ना पता हो तो मॉड लगा देंगे, मॉड लगाने से क्या हो जाएगा, अगर ये कोई नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है, मान लो x2 - x1 अगर पॉजिटिव है तो ज़रूर x1 - x2 नेगेटिव आएगा, तो मॉड लगाने से क्या हो जाएगा, हम इसका माइनस ऑफ x1 - x2 लेंगे। तो हमें क्या पता है ये नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव बाहर लगाने से ये तो लास्ट में पॉजिटिव वैल्यू ही बनेगी, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है इस वजह से। सिमिलरली अगर y एक्सिस पे कोई दो पॉइंट्स दिए हो a और b, तो उनके x कोऑर्डिनेट 0 होंगे, ये y2 है और इसका मान लो y1 है, सॉरी 0, y2, 0, y1, पहले x कोऑर्डिनेट हमेशा लिखना होता है। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, ये पूरा कितना है हाइट y2 और ये कितना है y1, तो बचा कितना होगा y2 - y1, तो इसके लिए भी मॉड ऑफ y2 - y1 और मॉड ऑफ y1 - y2 ऐसे याद रख सकते हो। मॉड का मतलब समझ गए ना, एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे, अंदर एक नेगेटिव भी आया तो पॉजिटिव ले लो, सीधा ये याद रखो। और साथ ही में इसी तरीके से अगर ऐसा कर दिया जाए कि एक्सिस पे भी पॉइंट्स ना दे बट किसी एक एक्सिस के पैरेलल आपको पॉइंट्स दे दे, बहुत इजी है ये समझने के लिए। यहाँ पे आपको a ऐसे दिया जाए और यहाँ पे आपको b ऐसे दिया जाए, इनके कुछ x1, y1 है मान लो और ये x2, y2 है, बट यहाँ पे हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि जब हम इसके y कोऑर्डिनेट्स देखें दोनों के, तो इनके y कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं। y कोऑर्डिनेट सेम आने का मतलब क्या है, जब हम ए बी को ऐसे करके ज्वाइन करेंगे तो जो भी लाइन बनेगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। अगर y कोऑर्डिनेट दोनों के सेम है तो दोनों एक ऐसी लाइन के अलोंग रहेंगे जिसे जब हम ज्वाइन करेंगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी, क्योंकि y1 और y2 इक्वल है, तो ये ऐसे करके एक ही जगह पे रखे होंगे। y1 y2 इक्वल क्यों है, क्योंकि a ने भी y1 ऐसे डिस्टेंस कवर किया और b ने भी y2 डिस्टेंस कवर किया और दोनों सेम लाइन पे पढ़ रहे हैं, सेम लाइन पे पढ़ रहे हैं मतलब y1 और y2 इक्वल होंगे। तो यहाँ पे ये क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो y1 और y2 से इन दोनों के डिस्टेंस में तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो दोनों के इक्वल ही है। तो अगर डिस्टेंस फार्मूला निकाल के लगाओ तो उससे भी आपका आ जाएगा आंसर, और सिंपली अगर लॉजिक से लगाना चाहो तो x कोऑर्डिनेट इसका x1, इसका x कोऑर्डिनेट x2, तो ये ज़रूर x2 - x1 होगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं। सिमिलर थ्योरी यहाँ पे इसके लिए भी हो सकता है कि अगर ऐसे करके कोई लाइन ए बी वो y एक्सिस के पैरेलल हो तो उसमें भी वही सेम चीज़ होगा, ऐसे करके कुछ y2 आएगा, ऐसे करके कुछ y1 आएगा,
तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा। तो इजीली ये समझ में आना चाहिए। वैसे डिस्टेंस फार्मूला ये सारे केसेस में वैलिड है, बट आपके बुक में दिया हुआ था इसलिए मैंने एक बार यहाँ पे ले लिया। सिमिलरली अब जो है कुछ चीज़ें हमें ये चैप्टर में पता होनी चाहिए, कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, अगले प्रैक्टिस सेट में यूज़ आएगी। तो वो मैं एक एक करके यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ। तो ये जो है इस चीज़ को आप लिखना हेडिंग के अंदर, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स व्हेन पॉइंट्स लाई ऑन सेम एक्सिस, मतलब दोनों पॉइंट सेम एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। और इसके लिए लिखना डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स व्हेन द पॉइंट्स आर पैरेलल टू एनी वन ऑफ द एक्सिस। एक तो वाई एक्सिस के पैरेलल है, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो लाइन बनेगी वो एक तो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए या एक तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो उसमें भी हम इजीली, और इन सब में डिस्टेंस फार्मूला भी वैलिड है, तो अगर ऐसे ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर साथ ही में आगे जो है इस चैप्टर में हमें कुछ पॉइंट्स यूज़ होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी फिगर्स की, तो वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे पहला जो है फिगर वो है पैरेललोग्राम, सॉरी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है एक एक करके देखते हैं। यह आगे वाले लेक्चर में यूज़ होगी जब हम प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे। तो पैरेललोग्राम में जो है ये अगर ए बी है, ए बी सी डी है पैरेललोग्राम, कोई क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। मैं ऐसे पैरेलल के लिए ये साइन होता है, तो ऐसे जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ। तो इसमें क्या क्या कंडीशन होती है इसकी पैरेललोग्राम होने के लिए। पैरेललोग्राम होने के लिए जो दो अपोजिट साइड्स होंगी वो पैरेलल होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल होना चाहिए, और वहीं पे ये ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल होना चाहिए। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर सेकंड पॉइंट, यहाँ पे जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल भी होनी चाहिए। तो ये ए बी जो है ये सी डी के इक्वल होना चाहिए, और यहाँ पे ए डी जो है ये बी सी के इक्वल होना चाहिए। साथ ही में इनके जो डायगोनल्स बनेंगे, ये जो डायगोनल्स होंगे, ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। मतलब ये यहाँ से जो काट रहा है तो ये जो डिस्टेंस होगा और ये जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, और साथ ही में ये यहाँ से इसे जो इधर से काट रहा है तो ये और ये डिस्टेंस इक्वल होगा। मतलब ये अगर कोई पॉइंट O है तो डी ओ इज़ इक्वल टू ओ बी होगा, और वो हाफ ऑफ बी डी होंगे दोनों। साथ ही में ये जो ए सी है डायगोनल, इसमें ए ओ इज़ इक्वल टू ओ सी होगा, और साथ ही में दोनों जो हैं ए सी बाई 2 होंगे। मतलब डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ऐसे लिख सकते हो, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ऐसे ये इसके नीचे लिख लेना। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ या इनमें से कोई एक एक प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके अगर हमें कोई फिगर दिया हो और बोला हो कि प्रूव करो कि एक पैरेललोग्राम है, तो हम कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ जो है अगले लेक्चर में यूज़ होगी। वहाँ पे मैं वापस, मतलब यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें वहाँ पे वापस मैं बोल दूँगा अपने मुँह से ही, बट यहाँ पे एक बार नोट कर लो साथ ही में। फिर सेकंड हमारा फिगर कौन सा हो गया, सेकंड फिगर हमारा हो गया रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही है, बस कुछ और स्पेशल इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ तो ये फॉलो करता ही है जो पैरेललोग्राम करता है, और साथ ही में ये एक और स्पेशल प्रॉपर्टी लेके चलता है कि इसमें जो चारों साइड्स होती है वो इक्वल होती है। मतलब ए बी इज़ इक्वल टू बी सी इज़ इक्वल टू सी डी इज़ इक्वल टू ए डी, ये चारों साइड्स यहाँ पे इक्वल होती है। साथ ही में यहाँ पे डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। मतलब जो भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ है वो सब तो है ही, साथ ही में ये एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है। और ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसके साथ भी एक और एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे ज्वाइन हो जाती है कि ये जो डायगोनल्स है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते ही हैं, और साथ ही में बाइसेक्ट करते समय ये एक दूसरे के साथ ऐसे 90 डिग्री के एंगल्स बनाते हैं, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं एक दूसरे के। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या, ये अगर एक लाइन है तो इसको हम 2 हिस्सों में तो बांट रहे ही हैं,
तो मान लो ये इसका मिड पॉइंट है, तो दो हिस्सों में हम कैसे बांट सकते हैं? ऐसे करके एक लाइन खींच लो, इससे भी बट रहा है दो हिस्सों में, ऐसे करके एक लाइन खींच लो, इससे भी दो हिस्सों में बट रहा है। बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या होता है, जिस लाइन से इसे हम बांट रहे हैं वो लाइन जो है, जिस लाइन को हम बांट रहे हैं उसके परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री उसके साथ बना रही है। तो यहाँ पे ये जो डायगनल डी बी है वो परपेंडिकुलर होगा डायगनल ए सी के, और साथ ही में ये अगर पॉइंट ओ है तो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ए सी बाई 2 होगा, डी ओ इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू डी बी बाई 2 होगा। साथ ही में दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होंगे, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ थी। वहीं पे ये जो पैरेललोग्राम और रोम्बस है, ये सबको एक और हमारा फिगर कौन सा हो गया, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, सारे एंगल्स जो है 90 डिग्री होते हैं। और हाँ, पैरेललोग्राम में एक और प्रॉपर्टी होती है, सॉरी यहाँ पे मिस कर गया मैं, यहाँ पे इसके जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे, मतलब ये जो एंगल डी होगा और ये जो एंगल सी होगा, एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। साथ ही में एंगल डी प्लस एंगल ए भी 180 डिग्री होगा। और जो ये अपोजिट एंगल्स होंगे ये भी इक्वल होते हैं, मतलब एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी होगा। सिमिलरली एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी होगा। तो ये भी प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम की जो रोम्बस भी फॉलो करता है और साथ ही में रेक्टेंगल भी फॉलो करता है। यहाँ पे इसकी सारी जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, तो 180 डिग्री तो सब मिलके बनाएंगे ही। साथ ही में अपोजिट इक्वल भी होंगे, सारे 90 इक्वल सारे ही हैं, तो अपोजिट का तो बात ही नहीं उठता। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। साथ ही में यहाँ पे एक रेक्टेंगल में क्या होता है, डायगनल्स इक्वल होते हैं दोनों। बाइसेक्टर्स होते ही हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स नहीं होते। रोम्बस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते थे, इसमें परपेंडिकुलर नहीं होते, बट डायगनल्स जो है इक्वल होते हैं। मतलब ये अगर ए बी सी डी है तो ये डायगनल ए सी जो होगा ये डायगनल बी डी के इक्वल होगा। साथ ही में यहाँ पे नेक्स्ट फिगर जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती है। स्क्वायर मतलब रोम्बस, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल का एक मिक्सचर है। इसमें सारी एंगल्स तो 90 डिग्री होते ही है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ये एक रोम्बस की प्रॉपर्टी हो गई। साथ ही में इसमें जो डायगनल्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते ही है, मतलब ये 90 डिग्री बनाएंगे ही साथ में। और साथ ही में डायगनल्स जो है इक्वल भी होते हैं एक दूसरे के, मतलब ए बी सी डी है तो यहाँ पे बी डी जो है वो ए सी के इक्वल भी होगा। मतलब रेक्टेंगल की भी दो प्रॉपर्टीज़ फॉलो कर रहा है, पैरेललोग्राम की तो सारी प्रॉपर्टीज़ फॉलो कर रहा है। तो ये स्क्वायर उन सब का मिला के एक मिक्सचर हो गया। फिर ट्रायंगल, वैसे ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है ये साल भी, तो बहुत कुछ पता ही होगा, उसके रिलेटेड थ्योरम्स भी पता ही होंगे। फिर भी एक बार मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है वो सब बता देता हूँ। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ट्रायंगल के तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती है। मतलब ये ए बी सी है तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी होगा। आइसोस्केलस मतलब सारे एंगल्स भी इसलिए इक्वल होंगे, मतलब ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स और ये भी एक्स होगा। 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है एक ट्रायंगल में, तो इसलिए एक एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये हमेशा याद रख सकते हो कि सारे एंगल्स जो हैं 60-60 होते हैं। और साथ ही में अगर हम देखें एक आइसोस्केलस ट्रायंगल, तो आइसोस्केलस ट्रायंगल में कोई दो साइड्स इक्वल होंगी, तीसरी इक्वल नहीं होगी। तो यहाँ पे मान लो ये और ये इक्वल है, मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो यहाँ पे ये और ये एंगल्स भी इक्वल होंगे, मतलब उसके अपोजिट और इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये कोई y होगा, ये x होगा, ये x होगा, तो 2x प्लस वाई 180 डिग्री होगा। वहीं पे अगर ये आइसोस्केलस ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल में हो जाए तो एक एंगल तो ज़रूरी 90 डिग्री होगा। साथ ही में अगर ये दोनों इक्वल साइड्स हैं तो ये और ये 45 डिग्री हो जाएंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी।
आज के लेक्चर में इतना ही। हमने सारे फिगर्स देख लिए, डिस्टेंस फार्मूला देख लिया, तो इन्हीं सारी चीज़ पे बेस्ड प्रैक्टिस सेट 5.1 है, वो हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय।